हेलो फ्रेंड्स। डोमेस्टिक वायलेंस की इस वीडियो सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछले सेशन तक हम लोग सेक्शन 22 यानी कि कंपनसेशन ऑर्डर तक पढ़ चुके थे। तो आइए उसको एक क्विक रिवीजन देते हैं और आगे चलते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया, फिर ये नोटिफाई हुआ जाके 2006 में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर एग्रीड पर्सन कौन होता है, रेस्पोंडेंट कौन है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, शेयर्ड हाउस होल्ड किसे कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को कितना वाइड रखा गया है। हमने ये पढ़ा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कैसे फाइल की जा सकती है। हमने ये पढ़ा कि शेल्टर होम वगैरह की जिम्मेदारियां क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब हम पढ़ चुके थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा कि मजिस्ट्रेट इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि सेक्शन 18 है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको नाम दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो एक प्रोटेक्शन का ऑर्डर आता है। सेक्शन 19 है जिसका नाम है रेजिडेंस ऑर्डर, उसमें रेजिडेंस का ऑर्डर दिया जाता है। सेक्शन 20 मॉनिटरी रिलीफ का ऑर्डर है। सेक्शन 21 कस्टडी का ऑर्डर है। और सेक्शन 22 जो है वो कंपनसेशन का ऑर्डर है। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी तो पिछले वीडियो पे जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम लोग अगले सेक्शन में जाने वाले थे 23 में। 23 का नाम आप ध्यान से पढ़िए। जहां जहां पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन आएंगे उन पे मैं डिटेल से चर्चा करता हुआ चलूंगा। सेक्शन 23 है पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है सिंगल पार्टी को सुन के आदेश दे देना, दूसरी पार्टी को सुनवाई का या जस्टिफिकेशन का पूरा मौका ना देना। इंटरिम का मतलब होता है केस खत्म होने से पहले बीच में दिए गए आदेश इंटरिम ऑर्डर्स कहलाते हैं। ये सेक्शन बेसिकली मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या सामने वाला डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या मानेगा नहीं करेगा, अगर ऐसा लगता है तो उनके पास पावर है कि वो केस के बीच में इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। और इसके अलावा सामने वाला ठीक से कॉपरेट नहीं कर रहा तो एक्स पार्टे ऑर्डर भी दिया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेक्शन है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 बेसिक सेक्शन है, एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं रखता, नाम देख लीजिए खाली। सेक्शन का नाम है कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे भी अभी हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो मिसलेनियस सेक्शन है तो इजी ही होते हैं। ये जो सेक्शन है ये हमें ये बताता है कि मजिस्ट्रेट साहब जब ऑर्डर दे देंगे तो उसके बाद में पुलिस अधिकारी को, सर्विस प्रोवाइडर को और केस की जो पार्टीज हैं उनको उनको जब भी वो मांगेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर की कॉपी सर्व की जाएंगी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 25 जिसका नाम है ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ द ऑर्डर्स। इसका मतलब है जब एक बार प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावी रहेगा। वो सिर्फ तभी खत्म होगा जब जो एग्रीड पर्सन है वो कोर्ट में आके डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देता है, अदरवाइज वो बना रहेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि कभी कभी जो केस है उसके सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं। फ्यूचर में अगर सर्कमस्टेंसेस बदल गई तो प्रोटेक्शन ऑर्डर देते समय परिस्थितियां सर्कमस्टेंसेस अलग थी, आज अलग है। सर्कमस्टेंसेस बदलने पे दोनों में से कोई भी पार्टी जाके कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकती है और उनकी रिक्वेस्ट पे ऑर्डर को ऑल्टर किया जा सकता है या रिवाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 है जिसका नाम है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी और कोर्ट में आपके ऊपर कोई और केस चल रहा है इसी मसले पे, तो आप वहां पे जाके रिलीफ मांग सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहां पे अगर आपको कोई रिलीफ मिलेगा तो मजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे उस कोर्ट से इस मैटर में रिलीफ मिला है। दैट्स इट, इसमें कुछ भी और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जुरिस्डिक्शन वाला जो है सेक्शन 27 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि केस कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, मतलब आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो केस आपने फाइल किया उसमें जो ऑर्डर आया वो कहाँ पे लागू होगा। तो दोनों बातें अलग अलग है। पहली बात ध्यान से सुनिए, केस कहाँ पे कर सकते हैं। केस आप वहां कर सकते हैं जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हो, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ वहां कर सकते हैं। या फिर जहां पे जो अग्रीव्ड पर्सन है वो रहती है परमानेंटली या टेम्परेरी, या जहां पे वो जॉब करती है या जहां पे उसका बिजनेस है वहां कर सकते हैं। या फिर वहां कर सकते हैं जहां पे रेस्पोंडेंट रहता है या जहां पे रेस्पोंडेंट का बिजनेस है। इनमें से किसी भी जगह जाके आप कर सकते हैं। जुडिशरी के अंदर बहुत सारे कैडर होते हैं, तो आप सीधा हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसके लिए ये कानून क्लेरिफाई करता है। हमारा ये जो सेक्शन है 27 वो हमें बताता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास के पास में, या फिर आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी इसको सुनने के लिए ऑथोराइज है, उससे नीचे नहीं, उसके ऊपर जाने की नीड नहीं है। और इसके साथ साथ अब जो ऑर्डर आएगा वो कहाँ पे इफेक्टिव होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में लागू होता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें देखते हैं, ये रहा। एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारत में लागू होगा। इनको मिक्स मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन नंबर 28 प्रोसीजर। सेक्शन नंबर 28 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं रखता, लेकिन ये सेक्शन हमें ये बताता है कि इन सारी सुनवाइयों में प्रोसीडिंग में वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में दिया गया है। हालांकि अगर कोर्ट चाहे तो अपना नया प्रोसीजर, खुद का प्रोसीजर भी इस केस में बना सकता है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 29 अपील। अपील का मतलब है कि आपके पास में जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर आया, या फिर आपके पास में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आया जिससे आप खुश नहीं हैं, तो अगर आप उससे नाराज हैं, चाहे आप रिस्पोंडेंट हैं चाहे अग्रीव्ड हैं, तो आप अपील लेके आगे जा सकते हैं। अपील कहाँ पे होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में आप अपील करेंगे, 30 दिन में अपील करेंगे। ये जो 30 दिन है ये कहाँ से काउंट होंगे? ये 30 दिन वहां से काउंट होंगे जब रिस्पोंडेंट को ऑर्डर की कॉपी मिली या जब अग्रीव्ड को कॉपी मिली। इन दोनों में से जो बाद की डेट होगी वहां से हम 30 दिन काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेक्शन 30, प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू बी पब्लिक सर्वेंट। आईपीसी आप सबने पढ़ा है, आईपीसी के अंदर एक सेक्शन है 21, उसके अंदर ये डेफिनेशन दी गई है कि किस किस को पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक माना जाता है। तो ये सेक्शन सिर्फ इतनी बात बताता है कि जो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे उनको और सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ काम करने वाले लोगों को, उनके मेंबर्स को हम लोग इस डेफिनेशन के अंडर लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। इसका मतलब पब्लिक सर्वेंट की सारी जिम्मेदारी, सारे रूल उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट, सेक्शन नंबर 31। देखिए सेक्शन 31 क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 18 के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है जिसके अंदर हम कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अब रिस्पोंडेंट कई तो सीधे साधे होंगे, मान जाएंगे, कई रिस्पोंडेंट बदमाश होंगे, प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद भी बदमाशी जारी रखेंगे। अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो सेक्शन है 31, ये उसको सजा देने की बात करता है। ये सेक्शन कहता है कि उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है और इसके अलावा 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर केस के फैक्ट ऐसे हों जिसमें जरूरी हो तो दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा सेक्शन 31। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 एग्जाम के एंगल से अच्छा सेक्शन है, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन, इसका नाम है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। ये हमें ये बताता है कि अगर मान लीजिए कि आपने 31 का ऑफेंस कर दिया, मतलब आपने जो आपका जो प्रोटेक्शन ऑर्डर था उसको ब्रीच कर दिया, उसकी शर्तें नहीं मानी, तो ये आपका नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा और नॉन वेलेबल होगा। और उसके बाद में, और इसकी सुनवाई कौन करेगा? जिन मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया था ना, वही इसकी सुनवाई करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और होती है इसमें, वो ये है कि अगर आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर को नहीं माना तो इसके लिए जो अग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दे दे, गवाही दे दे। सिर्फ उसके टेस्टिफाई करने से ही हम लोग मान लेंगे कि आपने ऑफेंस किया है और आपको सजा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेक्शन 33। ये सेक्शन 33 क्या बताता है हमें? कभी कभी ऐसा पता चलता है सुनवाई के दौरान कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से नहीं निभा रहा है, अपनी ड्यूटीज निभाने में कुछ गड़बड़ कर दी है उसने। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और एग्जैक्टली उसको वही सजा मिलेगी जो सजा अभी थोड़ी देर पहले हमने रेस्पोंडेंट को दी थी। सेक्शन 31 में हमने रेस्पोंडेंट को सजा दी, क्या सजा दी थी याद करो? हमने कहा था 1 साल तक की जेल या 20,000 तक का जुर्माना। एब्सोल्युटली सेम पनिशमेंट उसे भी मिल सकती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, लेकिन सेक्शन बदल गया, सेक्शन 33 के बाद। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 34। सेक्शन 34 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये जो सेक्शन है ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफिसर की रक्षा के लिए है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कुछ गड़बड़ी कर भी दी, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उठा के उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देगा। इसके लिए पहले उसकी शिकायत होनी चाहिए और वो शिकायत भी प्रायर सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से होगी। तो पहले राज्य सरकार से सैंक्शन लेके आइए, राज्य सरकार सैंक्शन दे देगी, तब जाके उसके खिलाफ शिकायत होगी और तभी आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हो। कहने का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफिसर पे डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये उसकी सेफ्टी है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सेक्शन 35। ये भी अगेन उसकी सेफ्टी के लिए है। सेक्शन 35 ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने गुड फेथ में कोई काम कर दिया तो उस काम के लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही उससे किसी का नुकसान ही क्यों ना हुआ हो, और उसके लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल नहीं बनती है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 सिर्फ क्लैरिफिकेटरी सेक्शन है। नाम पढ़िए, एक्ट नोट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ये सेक्शन बताता है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस कानून लाया गया तो ये किसी कानून की क्षमता को कम करने के लिए नहीं लाया गया या किसी कानून का विरोधी नहीं है ये।
बाकी कानूनों का सपोर्टिव है। तो इसका मतलब है आईपीसी वगैरह में 498A या जो भी पनिशमेंट्स बाकी हैं वो सब वैसे की वैसे रहेंगी। ये तो एक तरह से एडिशनल उनको सपोर्ट देने का काम करता है। तो इन एडिशन कानून है, ना कि डेरोगेटरी। एंड इस कानून का लास्ट एंड सिंपलेस्ट सेक्शन है 37, जिसका नाम है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आप जानते हैं कि हर कानून में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की पावर होती है। हर कानून में ये सेक्शन जरूर होता है, यहाँ भी है। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस कानून के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बना सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना भी रखे हैं। तो इसके साथ हमारा ये एक्ट खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्ट आपको ठीक से अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर आपने ये पूरा एक्ट ध्यान से पढ़ा है मेरे साथ साथ, या आपने बीच में से देखा, तो पूरे वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी तक जुडिशरी में किसी भी स्टेट में अगर इसके सवाल पूछे गए होंगे, मैं आपके सामने रखूंगा और आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह की और वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। थैंक्स अ लॉट।